हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों से भी है और पृथ्वी की बाह्य गतिविधियों से भी है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में कौन कौन से बल कार्य करते हैं और पृथ्वी के बाह्य भागों में जो बल कार्य करते हैं उससे कौन सी भू आकृतियां बनती हैं। जैसे पृथ्वी के बाह्य अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से कौन कौन सी भू आकृतियां बनती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। जैसे कोई फॉल्ट है, जैसे कोई भ्रंश है, जैसे कोई चटकन है, जैसे कोई दरार है, जैसे कोई महादेश जनक बल है, जैसे कोई आकस्मिक बल है। इनसे क्या कौन कौन सी जो है आकृतियां निर्मित होती हैं, चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी पृथ्वी पर जो बल कार्य करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों पर, उनसे कौन कौन सी आकृतियां बनती होती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग संतुलन में यहाँ पर इसको हमने दो प्रकार से बांटा। एक को कहा अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, इसे कहा एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरे को कहा बहिर्जात बल, दूसरे को कहा बहिर्जात बल, यानी एक्सोजेनेटिक जेनेटिक फोर्स। यदि अंतर्जात बल को देखा जाए तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला जो इसका भाग है इसे कहा गया अंतर्जात बल में महादेश जनक बल, और इसे कहा गया पर्वत निर्माणकारी बल। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया पटल विरूपणी बल और दूसरे को कहा गया आकस्मिक बल। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसे कहा गया पटल विरूपणी, पटल विरूपणी बल, और इसे कहा गया आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। पटल विरूपणी को भी फिर दो भागों में बांटा गया। अब इसको कौन से दो भागों में बांटा गया? पटल विरूपणी को। तो इसको फिर दो भागों में बांटा गया पटल विरूपणी को। यानी एक को कहा गया महादेश जनक बल, महादेश जनक बल, और दूसरे को कहा गया पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। अब आकस्मिक जो बल थे इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको भी देखते हैं। अब पर्वत निर्माणकारी जो बल है इसको भी फिर दो भागों में बांटा जाएगा। अब कौन से दो भागों में बांटा जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल को? तो इसको कहा जाएगा तनाव और कहा जाएगा संपीड़न, संपीड़न, तनाव कहा जाएगा और संपीड़न। बहिर्जात बल में भी क्या पढ़ेंगे हम? तो इसमें भी पढ़ेंगे हम अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन पढ़ेंगे, यानी इरोजन पढ़ेंगे। अब यदि कहा जाए कि ये जो अंतर्जात बल है, एंडोजेनिक फोर्स है, इसमें पहला जो पटल विरूपणी बल है, तो इस पटल विरूपणी बल का मतलब क्या होता है? ऐसे बल जो बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। तो इसमें महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया, महाद्वीपों में बहुत सारे जो स्थल आकृतियां बनती है, निर्माण हो रहे हैं, धीरे 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 कौन सा क्षेत्र डूब रहा है या कौन सा क्षेत्र बन रहा है, ये सब पटल विरूपणी वाले क्षेत्र में आएगा। तो पटल विरूपणी बल किसे कहते हैं? जो धीमे धीमे कार्य करते हैं। अब इसमें भी हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे पटल विरूपणी में भी, महादेश जनक और दूसरा हमारा है पर्वत निर्माणकारी। ठीक है, तो इसे क्या कहा? पटल विरूपणी को एपीजेनेरिक और इसे कहा इओजेनेरिक। महादेश जनक में भी दो बल आएंगे। एक को क्या कहा जाएगा? दो बल आएंगे। इसमें एक जो आएगा इसे कहा जाएगा महादेश निमज्जन,
निमज्जन और एक को कहा जाएगा उमज्जन। उमज्जन यानी जो पर्वतों के डूबे हुए भाग हैं, डूबे हुए जो भाग हैं उसे निमज्जन कहा जाएगा, और जो उठे हुए भाग हैं उसे उमज्जन कहा जाएगा। जो उठे हुए जो भाग हैं वो उसे हम उमज्जन कहेंगे। जैसे जो पश्चिमी घाट का वो हिस्सा जो डूब गया वो निमज्जन में, वो हिस्सा जो समुद्र से ऊपर आ गया, पश्चिमी घाट का वो हिस्सा जो समुद्र से ऊपर आ गया तो ये हो गया उमज्जन, और जो हिस्सा डूब गया वो निमज्जन। ठीक इसी प्रकार अंडमान निकोबार के वो द्वीप समूह जो समुद्र से ऊपर आ गए वो हो गया उमज्जन, जो हिस्सा समुद्र में डूब गया वो हो गया निमज्जन। अब पर्वत निर्माणकारी बल में क्या आएंगे? तनाव और संपीड़न। तो तनाव को क्या कहा? तनाव को कहा टेंशन। तनाव को टेंशन। अब तनाव भी किस प्रकार से होगा? तो तनाव एक तो होगा भ्रंश के माध्यम से, और तनाव कैसा होगा? जो है चटकन के माध्यम से। चटकन के माध्यम से। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रैक कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? फॉल्ट कहा जाएगा। तो ये जो भ्रंश होंगे ये भी तीन प्रकार से होंगे, तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भ्रंश कौन से होंगे तीन प्रकार के? तो यदि मैं भ्रंश की बात करूं कि भ्रंश कौन से तीन प्रकार के होंगे, यदि भ्रंश की बात की जाए कौन से तीन प्रकार के भ्रंश होंगे, तो देखते हैं जरा भ्रंशों के प्रकार। यानी अब यदि भ्रंश की चर्चा की जाए तो एक होगा सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश। एक होगा व्युत्क्रम जो है भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश। और एक होगा सर्पिल जो है भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश। तो इसको हम लोगों ने तीन प्रकार से भ्रंश पढ़ा। चटकन, कोई क्रैक, तो ये भ्रंश कैसा होगा? संपीड़न जो है इसको भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वलन। और कंपैरिजन जो है, कंप्रेशन जो होता है दबाव, संपीड़न मतलब कंप्रेशन दबाव, वलन संबलन के रूप में पढ़ेंगे संपीड़न को। अब मान लीजिए ये एक चट्टान है और एक चट्टान ये है। अब इस चट्टान में मान लीजिए दबाव पड़ रहा है, एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये वाली है, इस चट्टान में दबाव पड़ रहा है। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? इसमें एक भ्रंश आ जाएगा, ये टूट जाएगी, इसमें एक फॉल्ट आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगा? यानी ये जो हिस्सा है ये टूट कर कहाँ गया? यहाँ आ गया। और ये हिस्सा, तो इसे कहा हमने, मान लीजिए इसे हमने कह दिया ए, इसे कह दिया बी, और इसे कह दिया सी। तो ए तो हिस्सा ये था, बी हिस्सा ये नीचे आ गया, और ये हिस्सा जो है सी। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये तनाव के माध्यम से हुआ। ये किसके माध्यम से? तनाव के माध्यम से। तो तनाव के माध्यम से जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाए तो इसे कहा सामान्य भ्रंश। क्या कहा इसे? सामान्य भ्रंश। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आए तो इसे कहा व्युत्क्रम भ्रंश। जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या आ रही हैं? नजदीक आ रही हैं, यानी ये एक प्लेट है, ये एक जो है चट्टान है, एक दूसरे से पास आएंगी, तो इसमें एक जो प्लेट है वो एक दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये ए जो है वो बी के ऊपर क्या हो जाएगी? इस प्रकार से चढ़ जाएगी। इसे कहा व्युत्क्रम। क्या कहा इसे? व्युत्क्रम जो है भ्रंश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सामान्य जो है भ्रंश कहेंगे। और तीसरी जो कंडीशंस बनती है सर्पिल में, एक प्लेट मान लीजिए ये है और एक प्लेट ये है, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये ए होगी, ये बी होगी। इसे कहा जाएगा सर्पिल जो है भ्रंश के नाम से इसे जाना जाएगा। अब बात की जाए संपीड़न, कंप्रेशन की, तो यदि संपीड़न की बात की जाए तो संपीड़न का मतलब होता है दबाव, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव। अब दबाव दो चट्टानों के बीच में दबाव लगेगा, दो चट्टानों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इसके बीच में कोई पिघला हुआ पदार्थ है। अब ये एक दूसरे की ओर क्या कर रही है? दबाव डाल रही है। तो दबाव से क्या होगा? इस प्रकार से दबाव से वलन पड़ने लगता है, दबाव से क्या पड़ने लगता है? फोल्ड पड़ने लगता है। तो ये क्या है? ये यदि इसको यदि दोनों तरफ से इस पे दबाव बनाया जाए, यानी एक
एक चट्टान यहाँ पर है, एक चट्टान यहाँ पर है, बीच में कुछ मैग्मा या पिघला हुआ पदार्थ है, या वैसी चट्टान है जो अपनी निर्मित अवस्था में है, तो धीरे 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 क्या होगा, इसमें वलन पड़ने लगेंगे। इसमें क्या पड़ने लगेंगे, फोल्ड। तो जैसे ही इसमें फोल्ड पड़ने लगे तो यहाँ पर कई सारी आकृति बन जाएगी। आकृति क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक, सममित वलन, सिमेट्रिक। आकृति बन जाएगी एसिमेट्रिक, असममित वलन, असममित वलन, सममित वलन। अब सममित जो वलन होगा वो सममित वलन, असममित वलन, सममित वलन, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक वलन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वलन, एसिमेट्रिक वलन, सममित वलन, असममित वलन, सिमेट्रिक फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड, असममित वलन, असममित वलन, सममित वलन। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सममित वलन, सममित वलन यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वलन। दूसरा असममित वलन, असममित वलन यानी एसिमेट्रिक वलन। ये कैसा होगा, इसमें वलन जो है यानी ए और बी दोनों कैसा है, समान है। इसको क्या कहेंगे, एक को कहा जाएगा सिंक्लाइन और एक को कहा जाएगा इंक्लाइन। ठीक है, अभिनति और अवनति। तो ये शीर्ष है, ये गर्त है, सिंक्लाइन और इंक्लाइन के नाम से जाना जाएगा। असममित वलन में ये और ये दोनों में अंतर होगा। ठीक है, इसके बाद मोनो यानी असम, और मोनो के बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ग्रीवा, ग्रीवा के बाद हो जाएगा जो है फैन, पंखा आकृति। तो ये वलन पढ़ते हैं। इसके बाद जो है मोनोलिथिक, मोनो, और फिर जो है एक दिग्नत वलन। तो एक के ऊपर दूसरा जो है वो चट्टान चढ़ जाए। तो इस प्रकार से ये वो वलन जो है, जो कंपैरिजन है, कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन यानी दो चट्टानों के बीच में जब दबाव पड़ता है तो उससे जो आकृतियां बनती हैं वो कुछ इस प्रकार की बनती हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, मोनोलिथिक, ग्रीवा, नेपी, ठीक है ना, पंखे आकार की, फैन। इसके अलावा एक वलन जो है दूसरे वलन के ऊपर जो है चढ़ जाए, यानी एक मोनोलिथिक यानी इस प्रकार की आकृति, यहाँ 90 डिग्री एक सीधी खड़ान, सीधी खड़ी ढलान, और एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से झुक जाए। ये इस प्रकार से जो आकृतियां ये निर्मित होती हैं, किसमें, संपीड़न में। तो संपीड़न को हमने पढ़ा, और हमने किसको पढ़ा, पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव और संपीड़न में। अब उसके बाद क्या, आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल यानी जो अचानक पृथ्वी पे बल आते हैं जिनसे जो आकृतियां निर्मित होती हैं, जैसे भूकंप, भूकंप जैसे ज्वालामुखी। तो भूकंप ज्वालामुखी से जो आकृतियां निर्मित होगी उसे आकस्मिक बल के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल के बारे में हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, बहिर्जात बल, इसमें अपक्षय और अपर्दन पड़ेंगे। तो अपक्षय जो है इसे इन सीटू कहा जाता है। इन सीटू यानी जो एक ही स्थान पर जो चट्टान या किसी पर्वत का डिके हो जाए, एक ही स्थान पर आकृतियां अलग अलग बन जाए, उसे अपक्षय कहा जाएगा। और अपर्दन में क्या आ जाएगा, इरोजन में क्या क्या आ जाएगा, तो अपर्दन में हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जब अपर्दन आएगा तो इसमें अपर्दन में हम लोग पढ़ सकते हैं कि नदियों के द्वारा क्या कौन कौन सी आकृति बनेगी, पवनों के द्वारा कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है ना, अपर्दन में पवनों के द्वारा। इसके अलावा हिमानी बर्फ के द्वारा कौन सी आकृति बनेगी, समुद्र की तरंगों के द्वारा कौन सी आकृति बनेगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब नदियों के द्वारा बहुत सारी आकृति बनेगी, सर्प बनेंगे, विसर्प बनेंगे, जलोढ़ पंख बनेंगे, पंजाकार डेल्टा बनेगा, चापाकार डेल्टा बनेगा, एस्चुरी का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार पवनों के द्वारा जो हमें कई प्रकार की आकृति बनेंगी, जैसे यार्डंग बनेगा, जैसे जुगेन बनेगा, जैसे छत्रक बनेगा, जैसे पलाया बनेगा, जैसे बरखान बनेगा, ये पवनों के द्वारा। इसी प्रकार हिमानी के द्वारा कई प्रकार की आकृतियां बनेंगी, जैसे अपोड़ बनेंगे, जैसे स्टेगलेटाइट, स्टेलेमाइट, अनेक प्रकार की आकृतियां बनेंगी। इसी प्रकार समुद्र से समुद्री भृंग बनेंगे, श्रृंग बनेंगे, लेगून झील बनेंगी, कई प्रकार की आकृति
समुद्री तरंगों के माध्यम से बनेगी। तो ये अपर्दन के माध्यम से बनी हुई आकृति बहिर्जात बल में, और अपक्षय इन सिटु एक ही स्थान पर जो आकृतियां बनेंगी उसे हमने अपक्षय के माध्यम से। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, पृथ्वी पे जो आंतरिक बल जो कार्य करते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो बल कार्य करते हैं, कि किस प्रकार से अंतर्जात बल से जो आकृतियां बनती हैं और बहिर्जात बल से जो आकृतियां बनती हैं। तो अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करते हैं, खासकर प्लेटों की हलचल से या अन्य किसी भी प्रकार से संवहनी तरंगों के माध्यम से, प्लेटों के माध्यम से, या फिर पृथ्वी के दाब ताप तापमान के माध्यम से। तो अंतर्जात बल को हमने दो भागों में बांटा, एक को कहा पटल विरूपणी, दूसरे को कहा आकस्मिक बल। अब पटल विरूपणी को फिर दो भागों में बांट दिया, एक को कहा महादेश जनक बल और दूसरे को कहा पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक जो बल होता है, इसमें क्या होता है, महाद्वीपों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, महाद्वीपों में निर्माण प्रक्रिया हो रही है, महाद्वीपों में बहुत सारी आकृतियां बन रही हैं। तो महादेश जनक बल कैसा होता है, निमज्जन और उमज्जन। निमज्जन का मतलब जो भाग समुद्र से नीचे डूब गया, उमज्जन का मतलब जो भाग समुद्र से ऊपर उठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार पर्वत निर्माणकारी बल, इसमें क्या पढ़ा, तनाव। तनाव का मतलब चीजों को एक दूसरे, जैसे स्प्रिंग होती है, जैसे रबड़ होती है, तो यदि हम स्प्रिंग को खींचे तो तनाव उत्पन्न होता है, रबड़ को खींचे तो तनाव। तो इसी प्रकार चट्टानों के बीच में जो तनाव लगता है वो तीन प्रकार से होता है। तनाव को हमने दो भागों में बांटा, एक को कहा हमने भ्रंश, दूसरे को कहा चटकन। भ्रंश यानी फॉल्ट। तो भ्रंश में एक पढ़ा सामान्य भ्रंश, जब चट्टानों पे दबाव पड़ता है तो एक हिस्सा क्या होगा, नीचे चला जाता है, तो ये भ्रंश घाटी निर्मित होती है। जैसे नर्मदा की भ्रंश घाटी, ताप्ती की नदी घाटी, ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी, इसी प्रकार दामोदर नदी भ्रंश घाटी। ये भ्रंश घाटियों के माध्यम से जो बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हुआ जिसमें नदियां प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार व्युत्क्रम भ्रंश, जब दो चट्टाने, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो क्या बनेगा, व्युत्क्रम। इसमें एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाएगी। और फिर तीसरा है सर्पिल, जब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, संघर्ष करेंगे, एक दूसरे के नजदीक, एक प्रकार से जिसे कहते हैं वो एक दूसरे से जो है वो कहीं ना कहीं रगड़ेंगे या संघर्ष करेंगे। तीसरा इसके में दूसरा जो पार्ट है तनाव के बाद संपीड़न। संपीड़न मतलब कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी एक दूसरे को, चीजों को क्या करना है, एक चट्टान दूसरे चट्टान, एक प्लेट दूसरे प्लेट को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, दबा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये वलन और मोड़ पड़ने लगते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, मोनोक्लाइंट, यूनिक्लाइंट, फिर उसमें ग्रीवा, उसमें फैन, पंखा आकृति की, ये सब आकृतियां जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो इसमें संपीड़न के माध्यम से। बहिर्जात, इसमें हमने पढ़ा दो बल पृथ्वी के ऊपर जो बल कार्य करेंगे, और पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से बल कार्य करेंगे जिससे बहिर्जात जो बल है, जिनसे भू आकृतियां निर्मित होंगी। तो अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय यानी एक ही स्थान पर जो डिके हो रहा है, किसी चट्टान का टूट रही है, किसी अन्य घटना के कारण से एक ही स्थान पर जो भू आकृतियां बनेंगी उसे अपक्षय। और अपर्दन में नदियों के माध्यम से, पवनों के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से जो अपर्दन के माध्यम से, यानी मान लीजिए नदियों ने अपर्दन किया तो वो जो कुछ बहाकर लाई अवशिष्ट, वो अवशिष्ट पदार्थ वो दूसरी जगह जमा कर दिए, वहां पर कोई आकृति निर्मित होगी। ठीक इसी प्रकार पवनों ने चट्टानों का अपर्दन किया, रेत का अपर्दन किया, अन्न का अपर्दन किया, और वो जहां से वो अपर्दन करते करते वो धूल के कण है वो किसी स्थान पर जाके जमा हो गए, उन्होंने कोई आकृति निर्मित की। ठीक इसी प्रकार समुद्री तरंगों के द्वारा स्थलाकृति निर्मित हो गई। तो नदियों के माध्यम से कई प्रकार के क्या बनेंगे, जलोढ़ पंख बनेंगे, एल्यूबल जो है फैन बनेंगे। नदियों के द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण होगा, सर्पों का निर्माण होगा, चापाकार, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार पवनों के द्वारा जो आकृतियां बनेगी, यार्डंग बनेगा, जुगेन बनेगा, छत्रक बनेगा, पलाया बनेगा, बरखान बनेगा। ठीक इसी प्रकार हिमानी के द्वारा अपोड़ बनेंगे, अन्य प्रकार की आकृतियां बनेंगी। और समुद्री पवनों के द्वारा जो है तरंगों के द्वारा लैगून, झीलों का निर्माण होगा, भृगु का निर्माण होगा, अन्य जो है आकृतियों का निर्माण होगा इनके कारण। तो हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पे जो अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं उनसे कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं, और ये बल कैसे कार्य करते हैं। और इसके बारे में हमने एक सामान्य रूप में पृथ्वी के जो एक लैंड फॉर्म है, जो स्थल आकृतियां हैं, उनका निर्माण में ये बल किस प्रकार कार्य करते हैं, इसको हमने समझने का आज प्रयास किया। तो इसके बाद को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही। इसके अंतर्गत हमने ये पृथ्वी के फोर्सेस, बलों को पढ़ने का प्रयास किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम,
भारत माता